नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। आज इसमें हम बात करेंगे केसी त्यागी के बारे में, क्योंकि केसी त्यागी का लगातार कई महीनों से ये बात चल रही थी कि वो जेडीयू से आउट हो चुके हैं। ये सवाल कई तरह के कई माध्यम से चल रहा था, क्योंकि केसी त्यागी 3 महीने पहले ही करीब नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग किए। अभी कुछ दिनों पहले एक मीडिया चैनल के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जेडीयू के लिए अभी भी वो एडवाइजरी कमेटी में और एडवाइस देते रहते हैं और नीतीश कुमार के लगातार वो समर्थक रहे हैं, कट्टर समर्थक रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आईपी गुप्ता के बारे में, क्योंकि आईपी गुप्ता का नाम इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अप्रैल में ही राज्यसभा का चुनाव होने वाला है। उन्होंने विधानसभा में जिस तरह से भाषण दिया, कहा कि नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री होते तो ट्रंप के आगे नहीं झुकते। उसके अलावा उन्होंने लालू यादव को लेकर भी कहा है कि अगर लालू यादव नहीं होते तो वो विधानसभा नहीं आते। इसके अलावा हम बात करेंगे तेजस्वी यादव के बारे में, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है, किस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है, कह रहा है कि हत्या के मामले में बिहार नंबर 1 है। लेकिन ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन से गायब हैं बजट सत्र के दौरान। इन सब विषयों पे हमसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज सर। सबसे पहले हम लोग केसी त्यागी को लेकर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि कल ही हमने जिक्र किया था कि किस तरह से जेडीयू में फैसले कौन ले रहा है, आरसीपी सिंह का स्टेटस क्या है, केसी त्यागी का स्टेटस क्या है। ऐसे में केसी त्यागी का एक बयान भी इंटरव्यू के दौरान आता है कि अभी भी एडवाइस जो है जेडीयू में उनसे लिया जाता है, तो अपने आप को वो कहीं ना कहीं तो इम्पोर्टेंट मान रहे हैं जेडीयू के लिए। देखिए, उन्होंने एक चैनल के साथ बातचीत में ये बात उन्होंने कही कि भाई मुझे और किसी से मतलब नहीं है। हमने भी एक बार बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं एडवाइजरी रोल में हूँ। पर एक बात समझना बहुत आसान है कि अगर दिल्ली में जेडीयू का मतलब कुछ होता था तो केसी त्यागी ही होते थे। बिल्कुल। कैमरामैन, हम लोग मीडिया के लोग उनसे ही संपर्क करते थे, करते रहे हैं, और वो अपने पार्टी लाइन के हिसाब से बात भी करते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि उनको साइड कर दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया। इस तरह की बात ऐसा मतलब क्यों हो गया, ये समझना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन दिनों से केसी त्यागी जेडीयू के साथ जुड़े हुए हैं जब समता पार्टी का फॉर्मेशन हो रहा था। ये बात आप समझिए। तो सवाल ये उठता है कि केसी त्यागी के कुछ बयान जो नए जेडीयू को रास नहीं आ रहा था। नए जेडीयू से मेरा मतलब यह है कि अब जेडीयू में नीतीश कुमार अभी भी सर्वे सर्वा हैं, लेकिन फैसले कुछ और लोग ले रहे हैं जिनकी ज़्यादा चलती है। और उनमें नाम आता है कि इनका संजय झा का, उनमें नाम आता है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का, उनमें नाम आता है कुछ और लोगों का जो कि फैसले ले रहे हैं, इफेक्टिवली ले रहे हैं। पर ये 2 बड़े नेता हैं। उसके बाद विजय चौधरी कहीं प्रभाव डालते हैं, कहीं अशोक चौधरी प्रभाव डालते हैं, कहीं संजय गांधी का भी नाम आता है। ये सारे लोग काफ़ी करीब माने जाते हैं। पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि हाशिए पे हैं। आप देख लीजिए, मनीष वर्मा बहुत इफेक्टिव नहीं दिखते हैं, जबकि एक समय महासचिव के रोल में वो पूरा बिहार घूम रहे थे। उसके अलावा और कई लोग को देखिए, विजेंद्र यादव भी मंत्री हैं, चुपचाप काम कर रहे हैं, पर उनका स्वास्थ्य भी वैसा नहीं है, उम्र भी वैसा नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि केसी त्यागी साइड क्यों? देखिए, 2 बातें तो प्रमुख तौर पर हुई जिस वजह से जेडीयू ने उनके बयान से अपने को अलग कर लिया। एक आपको याद होगा, आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान जिसको खेलना था, और जैसे ही वो यहाँ पहुँचने वाले थे, एक बड़ी तेज आवाज़ निकली। पब्लिक परसेप्शन ऐसा बनने लगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इस तरह की घटना घट रही है, तो हम बांग्लादेश के खिलाड़ियों को पैसे क्यों दे रहे हैं, यहाँ क्यों खिलवा रहे हैं। फाइनली उनको आउट किया गया, और इसका विरोध केसी त्यागी ने किया। साथ ही साथ आप देखें, इस तरह के बयान में उनका एक पैलेस्तीन को भी लेकर के अपना स्टैंड रहा है, जो नए जेडीयू को रास नहीं आया। नए जेडीयू का मेरा मतलब यह है कि अब जो नया जेडीयू है, जो वर्तमान समय का जेडीयू है, वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा झुकता हुआ दिखाई पड़ता है। पहले के जेडीयू में बहुत सारी बातें ऐसी थी जो
बीजेपी से अलग दिखाई पड़ती थी, मतलब इंडिपेंडेंट जेडीयू दिखाई पड़ता था। और इसकी वजह यह कही जाती है कि अभी भी भुंजा पार्टी में वो लोग शामिल हो गए। भुंजा पार्टी जो कि बड़ा चर्चित पार्टी है, नीतीश जी शाम में भुंजा खाते हैं और जो उनके करीब रहते हैं वो उनको भुंजा खिलाने और खाने में साथ देते हैं, और कहा जाता है कि वहां पर रणनीति तैयार होती है। देखिए, बहुत तरह की बात राजनीति में चलती है, पर भुंजा पार्टी से मेरा मतलब है कि जो भी उनके नजदीक होता है उस पार्टी में वो शामिल होता है, और नीतीश जी को भुंजा खाने का शौक है। तो अब सवाल ये उठता है कि केसी त्यागी बाहर निकल गए, उस कोटरी से बाहर क्यों निकल गए? तो एक तो नीतीश कुमार का खुद ऐसा स्वास्थ्य नहीं रह गया है कि हर बारीक चीज पर वो ध्यान दे सके। तो वैसे लोग जो केसी त्यागी को पसंद नहीं करते थे, भला केसी त्यागी ने तो डिमांड कर दिया था कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दीजिए। अब ये बात भी लोगों को समझ में नहीं आई। जो केसी त्यागी के अपोजिशन में लोग बैठे थे वो कहने लगे कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिलवाने का मतलब है कि आप नीतीश कुमार को साइडलाइन करना चाह रहे हैं। अब ये उनका अपना लॉजिक था, अपना ऑन इंटरप्रिटेशन था, पर ऐसा मतलब केसी त्यागी का कदापि नहीं था। पार्टी ने उससे भी अपने को डिसोसिएट कर लिया। या मैंने आपको बताया, पैलेस्तीन वाले मुद्दे पर भी डिसोसिएट कर लिया। बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में खिलाया जाए, इसको लेकर के भी पार्टी ने डिसोसिएट कर लिया, और उनकी जगह पर राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन को बना दिया। तो केसी त्यागी तो साइडलाइन हो गए। अब केसी त्यागी कहते हैं, खुद कहते हैं कि मेरी प्रतिबद्धता नीतीश कुमार के प्रति है, औरों से मेरा कोई मतलब नहीं। तो भाई, सिर्फ नीतीश कुमार के प्रति प्रतिबद्धता तो आरसीपी सिंह की भी है। वो भी तो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई कब हुई थी, कह रहे थे ना अभी कुछ दिन पहले, हम तो इनको सब दिन माने हैं, हमारे गार्जियन है, सारी बात कर रहे हैं। मतलब क्या है, वो सब कुछ मान रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार एंट्री तो नहीं दे रहे हैं। भाई, इनकी प्रतिबद्धता नीतीश कुमार के प्रति है, पर नीतीश कुमार अपनी पार्टी में वो सारा पद तो दे नहीं रहे हैं। जरा सोचिए, केसी त्यागी राज्यसभा के मेंबर भी थे, एक पश्चिमी यूपी का रहने वाला व्यक्ति बिहार की पार्टी से राज्यसभा सदस्य हो, तो उस समय केसी त्यागी एक तरह का रिलेशनशिप नीतीश कुमार से एंजॉय करते थे, और उस वजह से नीतीश कुमार ने उनको बना दिया था। लेकिन अब केसी त्यागी उस भूमिका में नहीं है। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार खुद डिसीजन उस तरीके से नहीं ले सकते, और उनके बाद जो टीम है वो केसी त्यागी को पसंद नहीं करता है, इसलिए केसी त्यागी साइड हो गए। जबकि ये सच बात है, केसी त्यागी विद्वान है, किसी बात पर अपनी बात बड़ी ही मुखरता से रखते हैं। केसी त्यागी को राजनीति का बहुत पुराना अनुभव है। केसी त्यागी जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के चौधरी चरण सिंह से लेकर के सब लोगों के साथ काम कर चुके हैं। केसी त्यागी पुराने समाजवादी नेता हैं, कोई शौकिया समाजवादी नहीं है, पर अब ऐसे समाजवादियों की जरूरत जेडीयू में नहीं है। ये एक मैसेज साफ दिया गया। केसी त्यागी कहते रहे कि उनकी प्रतिबद्धता नीतीश कुमार के प्रति है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी में जिन लोगों का चल रहा है उनको केसी त्यागी पसंद नहीं है, और इसीलिए केसी त्यागी की भूमिका महज एडवाइजर की रह गई है। और अंदर खाने बात तो ये है कि भाई, लंबा एसोसिएशन रहा है, निकालता कौन है, लेकिन साइड कर दिया गया है। एडवाइजर, आप किस तरह के एडवाइजर हैं? जरा आप ये समझिए, पटना कितनी बार आप जाते हैं, फोन पे नीतीश कुमार से आप कितनी बार बात कर पाएंगे, और नीतीश कुमार फोन पर कितना बात करते हैं वो हम लोग को पता है। आप तो खास तौर पर वो क्या बात करते हैं ये मुझे भी पता है, और बिहार में बहुत लोगों को पता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि केसी त्यागी का प्रेजेंस सिंबॉलिक है, एडवाइजर कहे जा रहे हैं। केसी त्यागी जैसे लीडर, अब जेडीयू में जो अभी ताकतवर लॉबी है, केसी त्यागी जैसे लीडर उनको पसंद नहीं है, और इसीलिए केसी त्यागी हाशिए पर है। इस बात को समझना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि केसी त्यागी बहुत पढ़े लिखे, राजनीति के बड़े ही फाइटर रहे हैं। जान लीजिए, एक समय उनकी तूती बोलती थी, जब जात पात सिर पे चढ़ कर के नहीं बोलता था, जब जाति की राजनीति से, ये खासतौर पर बिहार उत्तर प्रदेश बहुत दूर था, तब केसी त्यागी बहुत प्रभावशाली थे।
इस बात को आप जान लीजिए। उनके बहुत सारे किस्से हैं। केसी त्यागी से आप बात भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनका राजनीतिक अनुभव कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितने बड़े नेताओं के साथ उन्होंने काम किया है। बहुत तरह के किस्से आपको सुनाएंगे, लेकिन राजनीति की भी तो उम्र होती है ना, इस बात को समझिए। तो शायद अब वो उस उम्र के अंतिम पड़ाव पर केसी त्यागी पहुंच चुके हैं, इसलिए वो सिंबॉलिक हैं। एडवाइजर बने हुए हैं पर उसका कोई बहुत मतलब नहीं है, और इसीलिए केवल आप कह सकते हैं कि सिंबॉलिकली उनकी मौजूदगी है। केसी त्यागी अब जेडीयू में इफेक्टिव नहीं रह गए। बिल्कुल सर, हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। आईपी गुप्ता के बारे में बात कर लेते हैं। आईपी गुप्ता जिस तरह से सदन में नीतीश और लालू दोनों पर बोलते नजर आए। नीतीश पर उन्होंने कहा कि अगर सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो प्रधानमंत्री होते तो जो है उनको ट्रंप को इस तरह से झुका के रखते। लालू यादव के बारे में उन्होंने कहा कि विधानसभा में जिस तरह से उनकी एंट्री हुई वो लालू यादव के कारण हुई। तो क्या इसका कोई कनेक्शन है क्या राज्यसभा में, जिस तरह से अप्रैल में चुनाव होने वाला है? मैत्री में आप ये सारे सवाल आप कर रहे हैं। देखिए, जहां तक आईपी गुप्ता का सवाल है, आईपी गुप्ता बहुत ही चालाक नेता है और टीवी 9 ने आईपी गुप्ता को पहले ही पहचान लिया था। इस बात को आप जान लीजिए। हम लोगों ने आईपी गुप्ता को शुरुआत समय से ही बहुत ही सीरियसली लिया। जब मीडिया कवरेज उनको नहीं के बराबर मिल रहा था, तब हम लोग उनको कवरेज दे रहे थे। और इसकी बड़ी वजह यह है कि अगर वो कहते हैं ना कि प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स करना, पॉलिटिक्स में कैसे जगह बनाना, पॉलिटिक्स में कैसे सबको साथ लेके चलना, अपने एजेंडे को चालाकी से कैसे आगे बढ़ाना, ये सारा गुण आईपी गुप्ता में। इस बात को आप जान लीजिए। और आईपी गुप्ता जिस बिरादरी से आते हैं उस बिरादरी का कोई नेता नहीं बना है। तो आईपी गुप्ता को बखूबी ये बात पता था। आईपी गुप्ता जिस बिरादरी से आते हैं, तांती तत्व, जिसको हिंदू में जोलहा कहा जाता है, मतलब बातचीत में कहा जाता है, ये मेरी तरफ से कोई डेरोगेटरी शब्द नहीं है। अब आप ये समझिए, और हम लोगों ने पान पार्टी बढ़ चढ़ करके बोला, ये भी आपको याद होगा। तो आईपी गुप्ता बहुत पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे भी इंजीनियर रहे हैं। उनको अपनी जाति का स्ट्रेंथ पता है, इस बात को आप जान लीजिए। आईपी गुप्ता का एक्सपोजर भी है, वो मुंबई दिल्ली इधर उधर घूमते भी रहते हैं। देखिए, ये जाति की राजनीति में एक बड़ा अच्छा हुआ कि आप किसी भी जाति में पैदा ले लीजिए, भले ही आप हवाई जहाज में चलते हो, भले ही आप 5 स्टार में रहते हो, लेकिन आप कहिए हुजूर मैं तो दलित हूं, मैं पिछड़ा हूं, ये कहना भी एक फैशन हो गया। आप इस बात को समझिए। सवाल ये उठता है कि भाई क्या जो वाकई दबा कुचला है वो आज भी राजनीति करने आ सकता है क्या? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आईपी गुप्ता दबे कुचले रहे, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। उनकी स्थिति, उनके पिताजी मिस्त्री का काम करते थे, माँ गोबर चुनती थी, वो खुद बता रहे थे। तो आईपी गुप्ता का जो राइज है उसको वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। तो भाई एक दरवाजा भी खुला रख रहे हैं, इस बात को समझिए। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से गिर करके, पैरों में गिर करके डील हुआ है, तो नीतीश कुमार की तारीफ करने का मतलब है कि नीतीश कुमार के साथ वो रैपो ठीक रखना चाहते हैं, वो दरवाजा खुला रखना चाहते हैं। भाई अभी वो एमएलए ही है ना, उनको अपने यहाँ बहुत सारा काम भी तो करवाना है, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना भी है। जिस बिरादरी से आते हैं वो बिरादरी नीतीश कुमार का वोटर रहा है और नीतीश कुमार के प्रति उस बिरादरी में कोई गलत फीलिंग नहीं है, कोई हैट्रेड वाली बात नहीं है। तो नीतीश कुमार को पॉलिटिकली कैसे गाली देंगे आईपी गुप्ता, इस बात को समझिए। दूसरी बड़ी बात है कि जिस अलायंस को आईपी गुप्ता बिलोंग करते हैं वो अलायंस कौन सा है? वो इंडिया गठबंधन है। उसमें आरजेडी बड़ा भाई के रोल में है। अब आरजेडी बड़े भाई के रोल में है और वो दबे कुचले वर्ग से आते हैं, तो लालू जी का गाथा कैसे नहीं गाएंगे? पर एक सच है, लालू प्रसाद ने पॉलिटिक्स के धार को उस तरफ तो जरूर मोड़ा है ना, जिसमें कई सारे दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित लोग पॉलिटिक्स में आए हैं। इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये क्रेडिट लालू प्रसाद को बिहार में जाता है
और ये चीज वो कह रहे हैं, पर ये कह रहे हैं साथ साथ वो राजनीति भी कर रहे हैं, और राजनीति भी आक्रामकता के साथ कर रहे हैं। मतलब देखिए, हिंदी भी बोलते हैं, साथ में 2-4 लाइन अंग्रेजी भी बोलते हैं, और साथ ही साथ वो अपना एलिजियंस भी दिखा देते हैं कि किधर है, किस तरफ है, कौन से रास्ते खुल रहे हैं। एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि उनको बीजेपी से साठगांठ नहीं करना, वो समझ चुके हैं, क्योंकि उनका वोटर वो पसंद नहीं करेगा, पर उनका वोटर इनका जेडीयू के तरफ जाना पसंद कर लेगा। इस बात को आप समझिए, इनका वोटर आरजेडी के साथ जाना पसंद कर रहा है, पर इनका वोटर बीजेपी को पसंद नहीं कर रहा, और इसीलिए आईपी गुप्ता उसी डोमेन में बात कर रहे हैं जो उनके वोटर्स को पसंद है। इस चीज को समझिए। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं फिर कह रहा हूं कि आईपी गुप्ता को अपनी ताकत का एहसास है। जब आईपी गुप्ता कुछ नहीं थे और हम लोग बहुत बात करते थे, मतलब विधायक नहीं थे, तो आईपी गुप्ता को पता था कि हर विधानसभा में ताती ततुआ का कितना वोट है। आईपी गुप्ता ने जमीन पर बहुत काम किया है। आईपी गुप्ता को पता है कि कितने विधानसभा में आईपी गुप्ता प्रभावशाली है, आईपी गुप्ता की पार्टी प्रभावशाली है। इसलिए पहली बार विधानसभा पहुंच करके, और वो भी जो व्यक्ति कहता हो कि मैं दबा कुचलाऊं, उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ सकता है क्या? इस बात को समझिए। इतने कम 2-4 महीने में तो लालू प्रसाद को भी कॉन्फिडेंस नहीं आया था, जबकि लालू भाई यादव समाज से आते हैं, 14% जिसकी आबादी है, पहले एमएलए रह चुके हैं, पहले एमपी रह चुके हैं, कर्पूरी ठाकुर के साथ काम कर चुके हैं, और लालू शुरू से ही बहुत ही दूसरे किस्म के तेज तर्रार राजनीतिज्ञ रहे। पर ये जिस बिरादरी से आते हैं उस बिरादरी का तो कोई राजनेता नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये इतने तेज तरीके से अपनी बात को रखते हैं, लोगों को डांटते हुए देखे जाते हैं, कॉन्फिडेंस इनका आसमान पर दिखाई पड़ता है। इसकी वजह यह है कि इनके पास एजुकेशन भी है, इनके पास एक्सपोजर भी है, इनको पता है कि इनकी जाति का स्ट्रेंथ क्या है, और उस सब को यूज करते हुए किसकी कितनी तारीफ करनी है, किधर विंडो खोले रखना है। तो नीतीश की तारीफ मतलब एक विंडो खुला हुआ है, भाई लालू प्रसाद की तारीफ, क्योंकि सच बात है, दबा कुचला, पीड़ित, शोषित, वंचित आज राजनीति में इतना ऊपर है, तो बिहार में लालू प्रसाद का को क्रेडिट तो जाता है। तो इस बात को वो इनकार भी नहीं कर सकते। इसलिए जो दो धारा है वर्तमान समय में राजनीति का, दोनों को कैसे साथ लेके चलना है, साधना है, इसमें महारत हासिल है आईपी गुप्ता को। और आईपी गुप्ता पहली बार ही विधानसभा पहुंच करके अलग दिख रहे हैं, निखर रहे हैं, और अपनी बात अपने समर्थकों के बीच में पहुंचा रहे हैं। मैं आपको यह कह सकता हूं कि अगर वो सड़क पर संघर्ष करते रहे लगातार, तो आईपी गुप्ता आने वाले समय में बिहार के बड़े नेता। जी सर, अगले टॉपिक पर आते हैं। तेजस्वी यादव सदन से गायब हैं। आईपी गुप्ता तो अपना वहां पे दिखा रहे हैं अपना जो भी भाषण के थ्रू ही, लेकिन तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो गायब हैं। विपक्ष लगातार कई तरह के कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, जिस तरह से नीट छात्रा का मामला हुआ वो सवाल उठा रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ही इतने दिन से गायब हैं। देखिए मैत्री, एक बात हम लोग को समझना पड़ेगा कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष लालू प्रसाद के बेटे जरूर हैं, पर लालू प्रसाद की तरह गुदड़ी के लाल नहीं है। लालू प्रसाद के तरह संघर्ष करके नेता प्रतिपक्ष नहीं बने, और उस जनरेशन के आदमी भी नहीं। आप यकीन मानिए 90 के दशक में, 2000 के आसपास, जब मैं पढ़ाई करता था, कॉलेज में होता था, 96, 97, 95, कई नेताओं से मिलता था। आज भी कई पुराने नेताओं से मिलने जाता हूं तो वो 7 बजे बुलाते हैं, 8 बजे बुलाते हैं, 9 बजे बुलाते हैं, और उसके बाद वो और काम में इन्वॉल्व होने लगते हैं। ये जो नए नेता हैं जिनकी उम्र कम है, ये आपको 11 बजे से पहले मिलेंगे ही नहीं, 10 बजे से पहले मिलेंगे नहीं। और ये लोग जो पुराने नेता हैं वो सुबह नहा के, धो के, उठ के, बैठ के, तैयार होके, कपड़े पहन के आपको बैठे हुए मिलेंगे, नाश्ता करके 7, 7:30 बजे अपने घर पे आपको बैठे हुए मिलेंगे। और मिलने का इनके पास सबसे अच्छा समय यही है। पर ये जो नए जनरेशन के जो नेता हैं, ये बात अखिलेश यादव के लिए भी उनके क्रिटिक्स कहते हैं कि 12 बजे से पहले तैयार ही नहीं होते। आप ये चीज
तेजस्वी यादव के लिए भी आपने सुना है। और तेज प्रताप यादव ने भी अपने लिए बोला था। ये बोलने वाला मैं नहीं हूं। आपको याद होगा रघुवंश बाबू गुजर गए, रघुवंश बाबू ने एक बार सवाल उठाया था, महीनों गायब रहे थे, ठीक है, तो हुआ था कि अब नहीं आएंगे तो लोग जवाब क्या देंगे। देखिए, इन लोगों से अगर आप ये उम्मीद करिएगा कि 24/7 पॉलिटिक्स में रहें तो थोड़ा मुश्किल काम है। ये 24/7 और वो भी 12 महीने पॉलिटिक्स में रहें, ये संभव नहीं। इस तरह की उम्मीद नहीं रखना चाहिए, और मैं उम्मीद रखना भी नहीं चाहता हूं। मैं कोई सटायर नहीं कर रहा, मैं कोई व्यंग नहीं कर रहा। आप देख लीजिए राहुल गांधी को ही देख लीजिए, राहुल गांधी बीच बीच में गायब होते हैं ना, उसकी चर्चा होती है ना। मैं समझता हूं कि नेताओं को भी अपना समय एंजॉय करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर सदन जब चल रहा हो और सदन चल रहा हो तो एक प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर उनकी मौजूदगी बहुत जरूरी है। कोई प्रतिपक्ष का नेता सदन चलने के दरमियान एब्सेंट कैसे रह सकता है? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठा रहा है कि जिस प्रोफेशन में है, जिस पद पर है, उसके साथ वो न्याय कर पा रहा है क्या? क्योंकि विपक्ष लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, विपक्ष सदन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सरकार कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, उस पर वो नजर बना करके रखता है। प्रतिपक्ष का नेता उस पर आवाज उठाता है, लोगों की आवाज बनता है सदन में। और अगर वो ही नहीं रहेगा तो प्रतिपक्ष का भार क्या रहेगा, वेट क्या रहेगा? इसलिए जब वो विदेश जाते हैं या घूमने जाते हैं, जब उस तरह का समय होता है, तो मैं उसको क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता जैसे और लोग करते, और मैं करना भी नहीं चाहता हूं, जेन्युइनली आपको बताऊं। लेकिन जब सदन चल रहा हो उस समय आप नहीं रहेंगे, लोग से आप मिल नहीं पाएंगे, तो आप यकीन मानिए लोगों की अपेक्षाएं बहुत होती हैं। और जब आप भाई नेतागिरी में हो, जब आप पब्लिक लाइफ में हो, तो फिर पर्सनल लाइफ आपको कब जीना है ये तय करना पड़ेगा और उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये सवाल जब उठता है और बनता है तो उनके पार्टी के लोग ही एम्बैरेस्ड होते हैं। और एम्बैरेस्ड होते हैं तो बहुत तरह का सवाल उठता है कि क्या आरजेडी का नेतृत्व एक फाइटर के हाथ में है क्या? आप देख लीजिए, लालू प्रसाद ही थे, लालू प्रसाद से लोग मिलने जाते थे तो लालू जी मिलते थे, और लालू जी ऐसे ऐसे समय पर मिलते थे, उनके बारे में कहा जाता था कि मिल के लोगों का जितना भी गुस्सा होता था, मन में जितने तरह के सवाल होते थे, वो सब दूर हो जाते थे, जवाब मिल जाता था। वो इस तरीके से मिलते थे। पर आजकल के जो नए नेता, और वही तो मैंने आपसे कहा कि तेजस्वी यादव की खिंचाई इस बात को लेकर के उनके पार्टी के भीतर से ही होती रही है। और तेजस्वी यादव, हालांकि 2020 का कैंपेन मुझे याद है, मैं उनकी बहुत सारी सभाओं में गया था, एक एक दिन में वो 13-13 जगह पर पहुंचते थे, और ये बड़ी बात थी हेलीकॉप्टर लेके जाना, उससे भी ज्यादा जगहों पर पहुंचते थे और उसकी बड़ी चर्चा होती थी। लेकिन इस बार नीतीश कुमार की चर्चा हुई। सोचिए, जिस नीतीश कुमार की बात हम लोग करते हैं कि वो बीमार हैं, और कई बार उनके एक्शन से ऐसा दिखता भी है, लेकिन यही नीतीश कुमार चुनाव के दरमियान जब मौसम खराब होता था तो वो बाय रोड चले जाते थे। तो ये बताता है कि एक लीडर के तौर पे उनका इन्वॉल्वमेंट कितना है, एक लीडर के तौर पर वो जिंदगी कैसे जीते हैं। और जो तेजस्वी यादव का एक्ट है वो अभी भी बताता है कि तेजस्वी मैच्योर्ड तो हुए हैं, लेकिन अभी और उनको मैच्योर्ड होना बाकी है। तेजस्वी को यह समझना पड़ेगा कि पब्लिक लाइफ में आने के बाद ऐसे कई जगह हैं जहां पर उनका आना, उनका रहना, उनकी मौजूदगी उनके पार्टी के मनोबल को बढ़ाता है, उनका एब्सेंट रहना उनकी पार्टी के मनोबल को तोड़ता है। और वो अगर इस तरीके से बिहेव करेंगे तो निश्चित तौर पर एक प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर उनको गंभीरता से लोग नहीं लेगा। और इसलिए देख लीजिए, उनके जो विरोधी हैं उनको मौका मिल जाता है कि भाई प्रतिपक्ष के नेता हैं कहाँ, इतना इंपॉर्टेंट सदन है, सेशन है, बिहार का दशा और दिशा तय होगा, और उसमें अगर प्रतिपक्ष के नेता मौजूद नहीं रहेंगे तो सवाल तो उठना लाजमी है। वैसे ये बात भी सच है कि उनके पैर में चोट लगी हुई थी। आपको याद होगा पहले दिन जब वो आए थे तो वो व्हील चेयर पे आए थे, उसको लेकर के लोगों ने कहा कि भाई, तारीफ भी हुई कि पैर में दर्द है, ऑपरेशन हुआ है अंगूठे का, तब भी वो आए हैं। लेकिन तब वो आए, फिर अभी क्यों
अनुपस्थित हैं। ये लोगों को जानने का अधिकार है कि भाई उनका प्रतिपक्ष का नेता सदन में मौजूद क्यों नहीं है। बिहार को चलाने के लिए जो कानून बन रहा है, जो पारित हो रहा है, उसमें प्रतिपक्ष के नेता की मौजूदगी क्यों नहीं है, हिस्सेदारी क्यों नहीं है, ये सवाल उठना बेहद लाजमी है और इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से अभी बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में कई तरह के, क्योंकि मंत्री भी हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं एक बार देख लेती हूँ, इसे लखिंदर पासवान ने, उन्होंने कहा कि इतना महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है और एनडीए के आगे शायद जो विपक्ष है वो सरेंडर कर चुकी है, जिस तरह से 25 सीट पर सिमट चुकी है। खैर, ये सब बातचीत है। इन सब विषयों पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।